संस्कृत छठी क्लास संस्कृत। ये अगर देखा जाए, संस्कृत भले ही हम महाराष्ट्र में हो, किसी भी स्टेट में हो, संस्कृत जो है सभी स्टेट में एक जैसी पढ़ाई जाती है, बस बोलने के तरीके में डिफरेंस आ जाता है। कुछ लोग मराठी के हिसाब से अपने शब्दों को ऐड कर लेते हैं, कुछ हिंदी के हिसाब से अपने शब्दों को ऐड कर लेते हैं उसको समझाने के लिए। और हर भाषा को जो संस्कृत का है, जो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ हिंदी में समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लास 6 संस्कृतम। संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में कहाँ डिफरेंस आ रहा है। जैसे हितोपदेश, तो यहाँ पे 2 बिंदु है, ठीक है। आपने देखा होगा रघुवंशम, आयुर्वेद, पंचतंत्रम, तो ये क्या है, सम्मम, आखिरी में जो लग रहा है ना, शब्द के आगे, शब्द के आखिरी में जो लग रहा है शह, मम, रघुवंशम, ये जो वर्ड जो लग रहा है हिंदी शब्द के आगे अगर हम ये विसर्ग का यूज कर देते हैं तो ये संस्कृत के शब्द बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, हितोपदेश, रघुवंशम, आयुर्वेद, पंचतंत्रम। ऐसा नहीं कि आपने ये शब्द नहीं सुने हैं, और कई बार अपनी हिंदी लैंग्वेज में कई बार हम इन संस्कृत शब्दों का भी यूज करते ही हैं। तो संस्कृत भाषा बहुत ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखा जाए तो संस्कृत भाषा पढ़ने का एक रीज़न हमारा ये भी है कि कई हमारे ग्रंथ हैं, कई ऐसे जो किताबें हैं जो संस्कृत में लिखी हुई होती है। तो अगर हमको संस्कृत आती है तो ही हम उसको पढ़ सकते हैं। अगर संस्कृत के बारे में अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। और देखा जाए तो स्कूलों में संस्कृत लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर संस्कृत पढ़ते हैं तो हम संस्कृत सीख तो जाते हैं एक नई लैंग्वेज, साथ ही साथ आपके जो स्कोर्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट संस्कृत वर्णमाला, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, संस्कृत भाषा के इस भाग में हम संस्कृत भाषा की वर्णमाला को समझें। तो आज का टॉपिक भी है संस्कृत की वर्णमाला। संस्कृत भाषा की वर्णमाला एवं हिंदी भाषा की वर्णमाला बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। यदि हम हिंदी वर्णों में अंत में विसर्ग प्रयोग करते हैं तो वे संस्कृत वर्ण बन जाते हैं। जैसे इसलिए यदि आपकी हिंदी भाषा की वर्णमाला पर पकड़ अच्छी है तो आपको संस्कृत भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने में बहुत ही आसानी होगी। तो यूँ कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा जो कि एक प्रमुख भाषा है, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। दूसरी भाषा की तरह संस्कृत के पास भी अपनी एक वर्णमाला है, जिसे हम संस्कृत वर्णमाला के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसका साहित्य विश्व में प्रसिद्ध है। इस भाषा को वैज्ञानिकता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आज की जो पढ़ने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, वर्ण प्लस माला, ठीक है। तो वर्ण मतलब अक्षर, माला मतलब समूह, अर्थात वर्णों का जो समूह ही वर्णमाला कहा जाता है। ये यूँ कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही हम वर्ण कहा जाता है और वर्णों के व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला क्या होती है, अब उसके बारे में हम यहाँ समझते हैं। संस्कृत वर्णमाला को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। संस्कृत वर्णमाला डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट है स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। स्वर मतलब अच भी बोलते हैं, व्यंजन मतलब हल भी बोलते हैं, और अयोगवाह को अयोगवाही बोलेंगे। स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। व्यंजन 33 होंगे और अयोगवाह में 4 होते हैं। अगर हम इन सबका टोटल करते हैं तो टोटल कितने वर्ण होते हैं? 50 वर्ण होते हैं और उनको अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड किया। स्वर 13 है, 13 वर्ण है, यहाँ पे व्यंजन में 33 और अयोगवाह में 4। तो हम इसके बारे में आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ये स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं और अयोगवाह क्या होते हैं और उनका उच्चारण कैसे होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि हम उसको उच्चारण कैसे करते हैं। डेफिनेटली आपने हिंदी में वर्ण पढ़े हैं, हिंदी में जो वर्ण होते हैं वैसे ही इसके भी उच्चारण वैसे ही बहुत कुछ वैसा ही है, बस चलो ठीक है। स्वर क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। सबसे पहले स्वर मतलब जो हम स्वर से बोलते हैं ना, हम जो बोल रहे हैं, स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में
किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। मतलब अन्य वर्ण मतलब जैसे जिससे क प्लस म या क, तो क का है ना, का बोला तो का में प्लस आ किया तो क्या होगा, क प्लस आ मिला के का बनता है। तो हमने यहाँ के दो वर्ण का यूज किया तब जाके एक शब्द बना, एक वर्ण बना, ठीक, का। समझ में है ना। इस तरह से यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे जो होता है क्या होता है, एक जिनका जिसके इसमें मिक्स कोई भी वर्ण नहीं होती। यहाँ सब स्वर्ण वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, नहीं ली जाती, उसे हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो स्वर्ण वर्ण 13 प्रकार के होते हैं। स्वर स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। अच स्वर, जिसे हम स्वर अच बोलते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। ठीक है। तो पलुट स्वर में जो ह्रस्व स्वर जो है शॉर्ट वॉवेल है, यहाँ पे इसका एक लिमिटेशन होता है, बोलने के तरीके में लिमिटेशन होते हैं। यहाँ पे हम इसकी सीमित मात्रा होती है, सीमित दायरे में हमको बोला, मतलब ये बोला स्लो वे में बोला जाता है। जैसे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जो आने वाले वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री और ल। देखा जाए तो ये 4 ही होने चाहिए थे, अ, आ, ई, री, ल। पर ल क्या एक नया शब्द है, जब हम पहले संस्कृत में बोल चुके हैं। तो संस्कृत की भाषा में 13 शब्द में है, जो 2 शब्द नए हैं, एक ल है, एक री है ना। 2 नए वर्ण है जिसका हम यूज कर रहे हैं, अ, ई, उ, री, ल। ये 5 वर्ण है जो हमने बताए हैं ह्रस्व स्वर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर, जहाँ पे कहीं ना कहीं मात्रा का यूज किया जाए। ठीक है ना। जैसे अ के आगे आ का मात्रा, ई के ऊपर री किया, उ, ए, ओ, औ, ए, री, इस तरह से बोला जाता है ना। तो कहीं ना कहीं हम दुगुनी मात्रा का यूज करके उसका हम यूज करते हैं। यहाँ पे दुगने स्वर में जब उसको बोलते हैं तो क्या करते हैं, दीर्घ स्वर कहलाता है। ये कितने होते, 8 होते। ये कितने थे, 5 थे, और 5 प्लस 8 कितने हुए, 13। ये 13 स्वर हो गए। अब बात आती है पलुत स्वर। तो पलुत स्वर होता क्या है। अब जब हम ये कह चुके हैं कि ये 13 स्वर में से हमने 5 तो ऑलरेडी ह्रस्व स्वर बता दिया, 8 स्वर हमने 8 जो थे वो दीर्घ स्वर बता दिए, 8 वर्ण जो थे वो दीर्घ स्वर बता दिए। तो अब तो कोई स्वर बचा ही नहीं, कोई वर्ण बचा ही नहीं स्वर में से। तो ठीक है। तब भी एक स्वर ऐसा होता है जिसका हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं और बहुत लंबे टाइम तक उसे खींचते हैं। जैसे अगर हम कई बार तपस्या करने बैठते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे सिंपल सा एक शब्द लिखता हूँ ओम, है ना। अब जब हम तपस्या करेगा तो ओम, तो ये जो ओ के आगे एक और जो मात्रा है, तीसरी मात्रा लगाई जा रही है ना, इसे हम क्या कहते हैं, फलित स्वर। ठीक है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, फलित स्वर है। हम जब मात्रा को जब लंबे स्वर में तो खींचते हैं उससे क्या कहते हैं, फलित स्वर कहते हैं। तो 3 प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फलित स्वर। The short, long and protected vowels. These are called the vowels. यहाँ समझ में आ गया होगा कि स्वर क्या होते हैं। ठीक है। हम आज किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे व्यंजन की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने अब तक स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं जो कि हमने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फलित स्वर होता है। ह्रस्व स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर मतलब जिसमें केवल एक मात्रा लगती हो तो ह्रस्व स्वर कहलाता है। अ, ई, उ, री, ल। ठीक है। दीर्घ स्वर मतलब जिसमें 2 की मात्रा लगती है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। हमें दोगुनी समय से उसको बोलना पड़ता है तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये संख्या 8 होती है और ह्रस्व स्वर की संख्या 5 होती है। 5 प्लस 8 मिला के 13 स्वर हो चुके हैं। अब एक स्वर और होता है, इसे हम पलुत स्वर कहते हैं। पलुत स्वर क्या है, होता है जिसका जो स्वर जो होता है दीर्घ स्वर से भी अधिक होता है। ठीक है। मतलब इसे 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है। जैसे ओम बोलते हैं अपन, तो ओम, है ना। ओ के आगे जो ओम लगा रहे हैं वो तीसरी मात्रा होती है और तो बोलने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए उसे तीसरी मात्रा कहते हैं और इसे प्रोटेक्टेड स्वर भी कहते हैं।
ठीक है। तो इसको हम पदुत स्वर भी कहते हैं। ये एग्जांपल समझ में आ ही गया होगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व मतलब शॉर्ट वॉवेल, दीर्घ स्वर मतलब लॉन्ग वॉवेल, एंड पदुत स्वर मतलब जो हमने समझाने की कोशिश की प्रोटेक्टेड वॉवेल होता है जिसमें तीसरी मात्रा लगती है। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। तो संस्कृत वर्णमाला की 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवह। अयोगवह, ठीक है। तो स्वर तो हो गया। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन होता क्या है, ठीक है। तो व्यंजन की जब बारे में बात करेंगे तो पहले हमने किसकी बात की, स्वर की बात करी, ठीक है। तो स्वर में, स्वर को हम क्या कहते हैं, स्वर को अगर हम देखा जाए तो अच कहते हैं, समझ में आया। स्वर को अच कहते हैं। उसी तरह व्यंजन को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। अब हल से क्या उच्चारण है, व्यंजन मतलब हल, संस्कृत में उसे हल कहेंगे। व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं होता है। व्यंजन का उच्चारण काल अर्धमात्रा काल है, ठीक है ना। मतलब आप जब भी शब्द देखेंगे क है तो क के नीचे एक डंडी लगी हुई है, ठीक है, उसे हम हल कहते हैं, ठीक है। तो जिस व्यंजन के स्वर का योग नहीं होता उसमें हलंत का चिन्ह लगाए, इसे हम क्या कहते हैं, हलंत का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, वो लगा हुआ मिलेगा, इसे हलंत कहते हैं। तो क ख ग इन सब के नीचे कहीं ना कहीं आपको ये हलंत वर्ड, जो व्यंजन के 33 वर्णमाला है, वर्ण है, उनके नीचे आपको ये सब चीज मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। हलंत लगे हुए मिलेंगे। हलंत, जिस शब्द के अंत में हलु हो उसे हलंत कहते हैं, ये तो मैंने समझाई दिया। यथा देवम शब्द हलंत है। देवम म मतलब म के नीचे एक आधा लगाया है तो वो क्या होगा, हलंत होता है। इसका चिन्ह मैं पहले बता चुका हूँ कि क के नीचे एक आधा अर्ध लगा हुआ होता है, तिरछी रेखा के रूप में वर्ण के नीचे लगाया जाता है, तिरछी रेखा होती है, समझ में। तो शुद्ध अथवा हल व्यंजन के नीचे ही हलंत लगाया जाता है। जैसे ख, प, घ, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है तथा वर्गों में स्वर मिलने के बाद इसका लोप हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल से ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से हम उसको लगाते हैं। अब हम जो समझेंगे वो है व्यंजन क्या है। व्यंजन में भी 33 वर्ण होते हैं, पर व्यंजन को बोलने के जो तरीके होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन जो होता है उनको उच्चारण करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे मुख के भागों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। वो मुख के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से भाग होते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पेट्रल्स मतलब कंठ, पेटल्स मतलब तलव्य, तलव्य होते हैं, हिंदी में तलव्य बोलते हैं। सिब्रल्स मतलब मूर्धन्य। चौथा है डेंटल्स दंत्य, और पांचवा है लिबल्स मतलब ओठ, ओष्ठ, ओष्ठचर। मतलब हम इसे इन जो वर्ण, व्यंजन के जो वर्ण है उनको बोलने के लिए इन मतलब इन भागों की जरूरत पड़ती, कंठ की, तलव्य की, मूर्धन्य की, दंत्य की, या फिर होठ की, ठीक है, बोल रहे हैं। तो वर्णों के उच्चारण का स्थान के ये 4 प्रकार के होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस व्यंजन होता है, पुष्प व्यंजन होता है और संयुक्त व्यंजन होता है। 4 प्रकार के व्यंजन के बारे में हमने बताया है। अब सेकंड, इसमें भी स्पर्श वर्ण, पहला पॉइंट कौन सा, स्पर्श वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। अब मुख मतलब हमारे मुख के विभिन्न भाग, अब जैसे कंठ हो गया, तलव्य हो गया, मुंह का है ना, औष्ठव्य हो गया, दंतव्य दांत का यूज करेंगे, मूर्धन्य हो गया, तलव्य हो गया, इन सब का यूज कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। नहीं, हम वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, हमें ये कहना चाहिए। तो वो क्या है, पहला है कंठव्य, मतलब कंठ से बोलना, गले से। यह वर्ण कंठ से आते हैं इसलिए इसे कंठव्य वर्ण कहलाते हैं। तालव्य मतलब यह वर्ण तालु की मदद के द्वारा उच्चारण किए जाते हैं, ठीक है। आप जब उच्चारण करोगे शब्द वर्णों को तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम हमारे विभिन्न भागों का स्पर्श करके उच्चारण कर रहे हैं वर्णों का। दंत वर्ण दांत का यूज करें, जिस भी वर्ण के उच्चारण के लिए दांत की आवश्यकता होती है उसे वर्ण दंतव्य कहा जाता है। मूर्धन्य, यह वर्ण का उच्चारण मूर्धा
से, मतलब जो कंठ के थोड़े से ऊपर स्थित होता है वहां से होता है। औष्ठव्य मतलब होठ, या ये होता है उसको होठ को बोलते हैं। जो भी वर्ण के उच्चारण में दोनों होठों एक दूसरे से मिलते हैं, ऐसे वर्ण को औष्ठव्य कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये वर्ण कौन कौन से हैं जिनमें हमारी बोलना चाहिए वर्णों का जब हम प्रयोग कर रहे हैं, वर्ण को जब हम उच्चारण कर रहे हैं, तो चलिए कंठव्य को हम क वर्ग से भी बोला जाता है। तो कंठ का उपयोग करके हम इन वर्णों का बोलेंगे। चलिए कैसे किसे क वर्ग भी कहते हैं। क, ख, ग, घ, न। ठीक है। अब ये जो आखिरी में जो शब्द आ रहा है, ये जो वर्ण आ रहा है, इसका कहीं ना कहीं क्या है, देखा जाए तो बोलने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। गंगा, गंगा इसे न बोला जाता है। सेम चीज है तलव्य। तल मतलब है, तलव्य मतलब है जो हमारे तली होती है ना ऊपर की तरफ की, उसका यूज करके हम बोलते हैं। तो च, तो च वर्ग भी कहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं च का यूज हो रहा हो। च, छ, ज, झ, न, न। ठीक है ना। इसे भी कहीं ना कहीं इसको उच्चारण में न का ही यूज हो रहा है। ठीक है। मूर्धन्य, ये क्या होता है, मूर्धन्य कहलाता है। जिसे कहीं ना कहीं ट वर्ग का मतलब ट वर्ग, जैसे ट वर्ग को उच्चारण ट, ठ। अब देखो ये जो आपको जो ट का आपको समझ में आ जाएगा किस भाग का ज्यादा यूज हो रहा है इनके बोलने, इन वर्ण को बोलने। जैसे ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है। दंतव्य मतलब दांत का यूज करके हम क्या बोलते हैं, इनको बोली गई जैसे त वर्ग, जैसे त वर्ग कहते हैं। त, थ, द, ध, न। आ गया। ओष्ठव्य मतलब होठ का यूज करके हम वर्ड को बोलते हैं, इस वर्णों को बोलते हैं। प वर्ग में प, फ, भ, भ, म। आया समझ। इस तरह से क्या बोलते हैं, इन 25 जो वर्ण है, कहीं ना कहीं हम मुख के भागों का यूज करके, है ना, इन 25 वर्णों को कहा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। इसमें अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या, अंतस्थ व्यंजन। ये कहाँ होता है, जो वर्ण स्पर्श, मतलब जो स्पर्श होता है और वो पुष्प के बीच में होता है। ठीक है। के बीच में अवस्थित होते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। य, र, ल, व कहते हैं। यह वर्ग कहलाते हैं। ठीक है। उष्म व्यंजन, वायु की रगड़ से पैदा होकर जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा पैदा होती है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। श, श देख रहे हैं, जैसे बोले श, कहीं ना कहीं क्या पैदा हो रही है, वायु की रगड़ से हम वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं। श, श, स, ह। आया, देखा आपको, मतलब महसूस किया, फीलिंग हुई किस तरह से बोला जा रहा है उसको। इसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। वायु की रगड़ से पैदा होकर जिन वर्णों का उच्चारण ऊष्मा पैदा होती है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इसे श वर्ग कहते हैं। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन, अब कहीं ना कहीं दो वर्णों का संयुक्त होकर एक वर्ण बनना, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण दो व्यंजनों से जुड़ने से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। छ, अब छ के साथ क प्लस श जब मिलता है तो श बनता है। त्र, त प्लस र, त्र। य, ज और न, है ना? इन दोनों का ज और य य य है ना, इसे य भी बोलते हैं। य प्लस य, य आ गया। तो इन दोनों का जब यूज किया जाता है तो ये एक नया शब्द बनता है, य। ठीक है। य, यहाँ पे आपने देखा स्पर्श वर्ण में च, छ, ज, ज, य आया। हम ये य भी बोलते हैं। य, न, न, न और म। ठीक है। अयोग वह, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर के पश्चात होता है,
वह अयोगवाह कहा जाता है, जैसे कि आह, ठीक है ना। और आह जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अयोगवाह कहते हैं। जो व्यंजन ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन हो, उसे ही अयोगवाह कहते हैं। अर्थात अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग है, इनकी जिसकी संख्या क्या है, 3 है। पहला है अनुस्वर। अनुस्वर मतलब नाक से बोलने से, ठीक है ना। अनु मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर के स्वर से बोलना होता है, ठीक है। जब किसी वर्ण को अंतिम ध्वनि म की रह जाती है तो उसे अनुस्वर कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर एक बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे अ के ऊपर बिंदु होगी तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। या फिर इसका कुछ एग्जाम्पल और मैं दे सकता हूँ, रंग, पतंग आदि, ठीक है। दूसरा है सॉरी, अनुनासिक व्यंजन। 5 वर्गों के अंतिम वर्णों के उच्चारण में नाक का सहयोग होता है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है किसी वर्ण के ऊपर, जैसे माँ, माँ के ऊपर अगर लिखा है चंद्र बिंदु, चा के ऊपर चांद आदि, इस तरह से माँ, चांद और यहाँ से आदि, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो इसका जो बोलने का तरीका क्या है, कहीं ना कहीं नाक का सहयोग लेके उच्चारण करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या बोला जाता है, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। तीसरा, विसर्ग। जब किसी वर्ण को अंतिम ध्वनि ह मतलब शेष रहती है, ठीक है, ह शेष रहती है तो उसे विसर्ग कहते हैं। इसको वर्ण के बाद ऊपर और नीचे 2 बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अंतः, के बाद 2 बिंदु लगा दी तो वो क्या कहलाएगा, विसर्ग कहलाएगा। तो हमने क्या पढ़ा, 3 चीज पढ़ी है किसमें, अयोगवाह में, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। नासिक मतलब नाक से बोलना, स्वर मतलब ऊपर के स्वर से बोलना, तो विसर्ग मतलब क्या होता है, अंत में, शब्द के अंत में 2 बिंदु लगे हुए हैं या वर्ण के अंत में अगर 2 बिंदु लगे हुए हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं। नमः, प्रातः आदि, इस तरह से इसे हम अयोगवाह कहते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय अथवा मात्रा के अनुसार इन निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया गया। ह्रस्व स्वर मतलब अच्छ, मतलब एक मात्रा लगाई होती है। दीर्घ स्वर मतलब 2 मात्रा का यूज किया जाता है, हम इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। परुत स्वर मतलब क्या होता है, 3 मात्राओं का होता है, जैसे मतलब ओम, व्यंजन से मतलब हल, मतलब आधी मात्रा का होता है, जैसे क के नीचे, ल के नीचे, आपको कई बार देखने को मिलेगा संस्कृत में क के नीचे मात्रा लगी है, आधी मात्रा नीचे की तरफ लगी है, तो वहाँ पे ये क्या है, व्यंजन वर्ण है इसके संस्कृत में। मात्राओं के आधार पर बढ़ते क्रम में वर्णों को इस तरह का प्रकार लिखा जाता है, व्यंजन, फिर ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर पलुत स्वर, इस तरह से इसको मात्रा के आधार पर रखा जाता है। आधा, जैसे आधा, फिर ह्रस्व स्वर क्या होता है, 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। पलुत स्वर 3 होते हैं, दीर्घ स्वर 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर 1 होता है और व्यंजन आधा, आधा, 1, 2 और 3, ठीक है। आगे क्लियर है। अब वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। वर्ण से बड़ी इकाई शब्द है जो वर्णों के मेल से बनती है, ये संयुक्त से बनती है, स्वर तथा व्यंजन से मिलकर बनी होती है ये चीज। इसे निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद या अलग अलग करने से समझो। जैसे छात्र, छ प्लस आ प्लस त फिर र अ, छात्र, छात्रा, छ हा त र आ। अब जो त में क्या लिखेंगे, नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ये र दिख रहा है, ये इसे समझ में आ जाता है ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है। र मा, र प्लस अ प्लस मा आ, बालक, ब आ ल अ क अ, जैसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि वर्ण क्या होता है, संस्कृत वर्णमाला आपको समझ में आ गई होगी, है ना। इस अध्याय में आपके लिए यही था। हम नेक्स्ट अध्याय में एक नए रोचक
संस्कृत के अध्याय को लेके आएँगे, तो आप और उसको और रोचक पूर्ण उसको समझने की कोशिश करें। धन्यवाद।